हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। बहुत सबसे बहुत पहले तो ये कहिए कि असद साहब आज औरंगाबाद में है, कार्यकर्ता का मिला हुआ है, क्या बात है? मतलब कुछ सर जोड़ के बैठने वाले हैं कि इलेक्शन की तैयारी की शुरुआत करने वाले हैं? क्या क्या होने वाला है? देखिए, हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असद अवैसी साहब का आज औरंगाबाद में आमद हुई। उसकी दरअसल बात यह है कि आपका प्रोग्राम आज शाम में मालेगांव में है। जी। तो आप तहरानगाह पर आए, वहाँ से आप जो है तो एक मीटिंग अरेंज की गई थी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम अहदेदारों के साथ में, और उसके अंदर पूरा महासभा भी किया गया। और आपने बड़ी मुफीद बातों से, ज़रीन ख़यालत से तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम वर्कर्स को एक हौसला बख्शा, उनको एक हिम्मत बख्शी कि हम सिपाही लोग हैं और महज पे खड़ा रहना ही हमारा काम है। जी। अवाम के बीच में रहना, अवाम के मसाले को उठाना और अवाम के इश्यूज़ को उठा के उनको आसानियाँ पहुँचाना, उनके लिए काम करना, यही आज की मीटिंग का नज़्बुल ऐन था। और इस मीटिंग के बाद आप मालेगांव की तरफ रवाना हो चुके हैं, क्यों तो आज शाम में वहाँ पर जलसे आम है। वहाँ पर भी मुफ्ती साहब को जो लोगों ने मालेगांव के चुन के दिया है, उनका इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। और औरंगाबाद के लोगों का भी आपने यहाँ पर बड़े ही फ़राख दिली से खैर मकदम किया। जो वोटों की तादाद बड़ी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और हौसले हमारे बड़े हैं, उन सब का खैर मकदम किया और सभी का शुक्रिया अदा किया। सर आज जब से चुनाव हुए हैं, मैं बहुत खुल के पूछना चाह रहा हूँ आपके ऊपर, उसमें आप बोले तो सब शामिल है, सब तमाम लीडर छोटे बड़े, वो इस पर आरोप लग रहे हैं कि भाई आपकी हार से आप तलमलाए हुए हैं और आप जो है तो आपके फॉलोवर्स के ज़रिए से जो है तो एक नफरतों का बाजार कर रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पे। कहाँ तक सही? देखिए, ये इलेक्शन के अंदर तमाम लोगों के जज्बात जुड़े हुए थे, जी। तमाम लोगों की मेहनतें जुड़ी हुई थी। और इस वक्त महाराष्ट्र के, पूरे हिंदुस्तान के हालात क्या है देखिए, सबसे ज़्यादा सियासी क़ुव्वत और सियासी ताकत की ज़रूरत अगर किसी को है तो मुस्लिम समाज को है। जी। और हमारे अपने ही लोग अपने ज़मीरों को बेच के उम्मीदवारियाँ पेश कर रहे, कौम की क़यादतों को नुकसान पहुँचा रहे और समझ रहे हम तो इतने पाक दामन, इतना अच्छा काम हमने कर लिया, हमको किसी ने बुरा भी नहीं बोलना। ये लाखों लोग जो वोट दे रहे, जो लाखों लोग दुआएं दे रहे, जो लाखों लोगों के दिल टूट रहे, ये क्या आपको जवाब नहीं देंगे क्या? किसको क्या सिखाने की ज़रूरत है? सारा सियासत का गिरता हुआ मियार, सारे किरदार तो सामने आ चुके हैं। इसके ऊपर अगर कोई बोलेगा भी नहीं तो सियासत करना ऐसा हो सकता है? आप हम सोचेंगे तुम कि हम सारी दुनिया की बुराइयां भी हम समेट लेंगे, सारी दुनिया के हम हमारे धंधे कर लेंगे, कौम को गारतगिरी की तरफ ढकेल देंगे और हम बड़ी सती सावित्री, हमको किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। लेकिन साहब खड़े रहने वाले हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान है, हमको लोकशाही है, आप बोले नहीं खड़े रहना या जो भी है आपका जो तर्क है, तो फिर संविधान का मतलब क्या रह जाता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खुला खुला लोग कह रहे हैं। इसका जवाब भी मैंने पहले आपको दे चुका हूँ, आज भी वही जवाब मेरे पास में मौजूद है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने तमाम लोगों को अपने आज़ादाना तौर पर उम्मीदवारी पेश करने का हक़ दिया, बिल्कुल होना भी चाहिए, उसका इस्तेमाल कर रहे। मगर भाई साहब, उम्मत और मिल्लत पर जब बुरा वक्त आता, तो जब इसी संविधान ने अधिकार दिए हैं आंदोलन करने के लिए, जब तो कौन सी बिल में छुप के बैठता, जब क्यों नहीं आता सामने? जब जोखम लेना तो एमआईएम ने, केसेस लेना तो एमआईएम ने, हर मसले में महाज के ऊपर डट के खड़ा रहना तो एमआईएम ने। आप क्या खाली धंधे करने को आएंगे? संविधान ने यही इजाज़त दे दी क्या कि खाली धंधे करो, कौम का नुकसान करो और भाग जाओ, और बाद में बोलो बाबा साहब का नाम, बाबा साहब का संविधान? तो ये सब मक्कारी की बात है। अपने गुनाह पे पर्दा ढांपने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हकीकत कुछ और है, जो पूरे शहर की अवाम के सामने रोज़े रोशन की तरह पूरी बातें आया हो गई। सर लेकिन एक सियासत में बात गूंज रही है कि वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ था आपको, जब अलायंस में थे आप, तो आप आमदार भी बने, आप खासदार भी बने। वंचित की अपनी ताकत थी, यानी कि वंचित के बलबूते पे जो है तो इम्तियाज साहब आमदार बने, खासदार बने। आज वो साथ में नहीं है तो कहना कि वो उड़े कि भाई तुम्हारी कोई ताकत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमारी ताकत है नहीं है, वो हम दिखा रहे हैं। अवाम हमारे साथ में खड़ी हुई, हमको वोट दे रहे। आपकी क्या दुर्दशा कर, आपकी जमानत जब्त हो रही। अब आपने देखिए, प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमान क़यादत को महाराष्ट्र में ख़त्म करने की सुपारी ली, खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ। अरे उनकी छोड़ो जी बात है, वो खुद जीत के नहीं आते हो, क्या बातें करेंगे? वो क्या जीतेंगे किसी को? अरे उनके ये जो जोगों को बाजू रखिए आप, उनकी बातें जो है ना फिल्म में डालेगा सब ये जी। मेरे को आप बताओ, बोल रहे हमने इनको जिताया, हमने उनका खुद जीत के क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारा एक आमदार जीत के नहीं आ रहा, खुद खासदार में धड़ाधड़ गिर रहे, तीन बार, तीसरे चौथे नंबर पे जा रहे। खुद हारने वाले जिताते किसी को? जीत हार का फैसला वो करता है रब्बुल आलमीन जी। और नादान लोग है वो जो इनके नाम ले रहे हो। लेकिन
सिर्फ और सिर्फ असद अवीसी साहब को, इम्तियाज जलील साहब को और एमआईएम को टारगेट, बीजेपी को खुश करने के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब ये मुहिम चला रहे, चंद अपने लोगों को हाथ में लेके, चंद लोगों को हाथ में लेके। क्यों गालियाँ दी जा रही भाई? जी। असद अवीसी साहब ने कहा तुम्हारे अब्बा का माल खा लिए, कुछ लेके खा गए क्या? मेरे को बताइए ना। जो लोग असद अवीसी साहब को, इम्तियाज साहब को आज बुरा बोल रहे और उनके नाम की रोटियां तोड़ रहे, उनके नाम के हराम का माल जेबों में रख रहे, एमआईएम को नुकसान पहुंचाने की सुपारी जेब में रख के हमको बुरा बोल रहे, ये कितने दूध के धुले हुए हैं बताइए ना आप मेरे को। लेकिन साहब जो आपके मुखालिफ ने वो खुला बोलते हैं कि वो यूपी का बार बार हवाला देते हैं कि अतीक अहमद साहब मारे गए, अफजल अहमद साहब मारे गए, ये हुए, इतने खड़े हुए, उतने खड़े हुए, हैदराबाद में 4 मुसलमान गिरा दिए, सारी बातें सोशल मीडिया पे मौजूद है। देखो जाहिल और जंगली लोगों की बातें, अब मैं बोला ना आपको इससे पहले भी, नो कॉलेज नो नॉलेज, अच्छा, नो कॉलेज नो नॉलेज। आपको कुत्ते के कान तोड़ के बिल्ली को लगाएंगे, बिल्ली के तोड़ेंगे कुत्ते को लगाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी के जवाब हमने देते बैठना क्या? मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन मैदान में ये मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की ये प्लेटफॉर्म है जी। जिनको चापलूसी और दलालियाँ करने का वो अपने काम कर रहे हैं। तो आपको आपके काम मुबारक, तुम क्या हमारे बॉस है कि हमने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे देना? जी। मेरे को आप बताइए कि आप किसके नाम पे पेट भर रहे हैं, किसको गाली दे? अभी इलेक्शन जो हुआ किसके खिलाफ इलेक्शन लड़े? बीजेपी के खिलाफ लड़े, एकनाथ शिंदे के खिलाफ लड़े, कि इम्तियाज जलील के खिलाफ, असद अवीसी साहब के खिलाफ लड़े? हाँ जी। इलेक्शन सबका नाम लिया गया, कुछ नहीं लिया गया, सिर्फ बाला नोचे जा रहे थे हमारे नाम से। क्या देखे फिर आपने? पैसे मिल रहे थे ना। अरे भाई मीटर चालू था, पैसे बीजेपी का नाम कह रहा था। हाँ मीटर चालू था, मीटर देखे नहीं तुमने कैसे पैसों की धुलंडी चल रही थी? क्या पैसों का मनी फैक्टर कैसा खेला गया? अरे हमारे नाम पे पैसे अपने जेब में रख के उनके भरम के ऊपर बातें कर रहे और हमको सिखा रहे। ये तुम्हारे चेहरे तो पूरी जनता ने देख लिया, बहुत अच्छे तरीके से सामने आ गए तुम जो बातें कर रहे। आज भी देखो कौन लोग कूदिया मार रहे, जिनके जेब में पैसा रखा हुआ है हमारे नाम का, हमारी तोफल में सदका मिला हुआ है। वो सदका कहूँगा मैं, सदका, फितरा, ज़कात, क्या क्या बोलेंगे उसको, सदका ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो जिन्होंने इम्तियाज जलील साहब को सीट को गिराने का पैसा जेब में लिए, जिन्होंने नासिर सिद्दीकी साहब को नुकसान पहुंचाने का पैसा जेब में लिए, गैरों को सियासी ताकत बख्शे और अपनों को महरूम रखे और अपनों को नाराज़ करे, और वो लोग आज वो पैसे के ऊपर दंदनाते फिर हराम के पैसे पर अय्याशा करेंगे और दूसरों को गुर्राएंगे। तुम ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ऐसा साहब। ऐसा ये बात तो बड़ा अजीब गरीब है। तो क्या सच्चाई क्या झूठ बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कि भाई जैसा वो खड़े थे इत्तेफाक से, जो भी आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे, भाई जो खड़े रहने की ताकत पैदा कर सकते थे, इम्तियाज साहब भी एक ताकत रखते थे भाई, कुछ रास्ता निकाल लेता। मैं इशारे में कहूँ, चैनल पर रिकॉर्ड होता है, कुछ रास्ता निकाल लेना था। चल बाबा, जो भी रास्ता, जब भाई एक ताकत रहती ना, एक आप खड़े रहे, जैसा आप बूढ़े, अफवाह चढ़ी, इस्लाम है, जो भी है वो जांच का विषय, तो भाई एक ताकत बढ़ा देते, थोड़ा वजन बढ़ा देते, तो शायद और रास्ता निकल जाता था। कहने का मतलब आप है कि हमने भी हड्डी डाल देना था उनके सामने। मैं ये नहीं बोल रहा था, मगर हम तो बोलेंगे ना, आपका सवाल खुद समझ में आ रहा है। सुनिए आप मेरी बात सुनिए, मैं आपका सवाल पूरी तरीके से समझ गया। हमारे पास में ऐसे भिखारियों को भीख देने के लिए नहीं, और जिन्होंने पेशेज बना लिया है गदागरी का और भीख मांगने का, तो वो लोगों को बाइज्जत दस्तरखान पे कभी बैठ नहीं सकते। आप हमारी बात को समझो। बाइज्जत दस्तरखान पे उसी को बिठाया जा सकता है जिसके अंदर ज़ब्त ज़रा सा बाकी। अब जिसने अपने मुकद्दर में भीख ही लिख लिया है, जो भीख ही निकलने को ले लिया है, अगर आप उसको दुनिया के आप उसको लाज़मात खिला दो, वो भीख मांग के उसका पेट भरता, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है ऐसे लोगों। सर अभी इम्तियाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बंदे ने को सवाल करा था, काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे, मीडिया भी थोड़ा नाराज़ हुआ, हल्का फुल्का, कुछ खड़े रहने वाले नाराज़ हुए कि हम तो संविधान की तरह से खड़े हुए, हमारा नाम क्यों लिया जा रहा है, हम पे आरोप क्यों लग रहे हैं। अरे खासदार साहब एक पत्रकार भी रह चुके, खासदार भी, उन्होंने ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए, खासदार साहब की कोई हरकत गलत नहीं थी। खासदार साहब ने बिल्कुल चेहरों पे से नकाब उठाने की पूरी कोशिश करे। जितने लोग, जैसा आपने बोले, आपने थोड़ा सा वजन डाल देना था, बोले थे ना आपने, बोले ना वजन डालने के लिए शहर के जिम्मेदार लोग सामने आए थे कि भाई जान दो, कुछ लोग पैसों के लिए खड़े रहते। फूलों का भी हो सकता है, इज्जत का नहीं, यहाँ माल का चलता सब कुछ नहीं। आप क्यों डर रहे? मैं जवाब दे रहा, आप क्यों डर रहे? सुनिए ना मेरी बात। तो इन लोगों को जब समझाने की कोशिश की ना, 25 ऑटो के मालिक नहीं थे, 25 लाख रुपए दो। 10 ऑटो के मालिक नहीं है, 10 लाख रुपए दो। आपका इस्लाम है कि सबूत भी है इसका? कुछ जो लोगों ने जाके बात करे उनसे जाके मैं नाम बोलूंगा, उनसे पूछ लेना सबूत के साथ। सबूत के साथ। अरे मैं तो आपको इससे पहले बोला साहब, मैं बच्चे का नाम बोला आपको, जाओ वीडियो क्लिप निकालो, किससे जाके इनके फार्मा भरा, कहाँ से हफ्ते आ रहे थे इनको, ये जो इतने दंदनाते फिर रहे थे। अरे भाई मैंने तो पहले भी कहा था कि वंचित बहुजन, सुनिए ना साहब, वंचित बहुजन आघाड़ी ने टिकट दी। कहाँ है प्रकाश अंबेडकर साहब? तुम्हारे समाज ने वोट क्यों नहीं दिया? ये तो सवाल मैं पहले से कर रहा था। और ये उठ गए कहाँ और कौन जीता?
ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की सुपारी ले रहे, सिर्फ मुस्लिम क़यादत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ज़र्फ नहीं है, मेरा ज़मीर ज़रूर नहीं है, मैंने फरिश्ता से रहना, इंसान की फितरत बदलते रहती जी। लेकिन कम से कम कुफ्र की कगार पे तो मत जाओ, वहाँ तक तो मत पहुँचो, इतना सा तो बाकी रखो, आखिरी दर्जे में रहो ईमान के, वहाँ भी नहीं दिख रहे मेरे को तो। लेकिन साहब ऐसा पेश किया जा रहा है कि जितने खड़े थे सबके सब कहने के निशाने पर है, उसमें कुछ तो सही होंगे ना, जो सही लड़ना है इलेक्शन आप नाम बताइए। अरे भैया मैं मेरा ख्याल है ये चर्चा ही है। ख्याल नहीं, अपन फैक्ट पे बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। एक का नाम बताओ कि भाई मेरे को ये उम्मीदवार सही लग रहा था, मैं बताता फिर कौन कैसा आया और किधर से आया। नहीं एक रहता ना कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों का सियासी इत्तेहाद इतना मजबूत है, उसी की तुफैल में भीख मिल रही है टुकड़ गधों को। सुन लीजिए आप, ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, अमली मैदान में कौन है बताओ मेरे को जी। मुसीबत के टाइम पे कौन है खड़ा हुआ, आते क्या ये दिखते कहीं? मैंने आपके पहले इंटरव्यू में कहा कि शम्बे रिसालत के परवानों को जो लेके आप मुंबई तक गए इम्तियाज जलील साहब, जी। ऐसा कोई मोमिन नहीं होगा जो एक वोट उनको उसके बदले में नहीं दे सकता। मिले 92,000 वोट, मिले सर, लेकिन मिलेगा नहीं 92,000 वोट। बात सही है। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सुनिए मेरी बात आप, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 40,000 दलित वोट हमारे पास में है, 50,000 दलित वोट हमारे पास में है, वोट गए कहाँ? वो हमको तो नहीं आए, गए कहाँ? सवाल ये साहब, जहाँ गए ये लोग वही काम कर रहे थे। साहब आपके जो मुखालिफिन है वो ये भी बात उठा रहे हैं कि ठीक है भाई आप बड़े ताम झाम के साथ वहाँ गए, लाखों लोग शामिल हुए, पूरे देश ने देखा, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया को नोटिस मिली है, ये बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस रामगिरी महाराज के खिलाफ गए थे, कानूनी तरीके से गए थे, उसका हुआ क्या? अच्छा, हमने तो जो करना था हमने करे, हाँ जो जद्दोजहद करना था हमने किए, हाँ पूरा जोखम हमने लिए जी पूरा तकलीफ का सफर हमने जी। किए। खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता तो सारी चीजों को निपटते भी हम थे। जितने लोगों ने उम्मीदवारी पेश की जी, ये कहाँ थे जरा खुदारा उनसे पूछो। ये तो सर्वपक्षीय था, हमने तो तिरंगा रैली निकाले थे जी। आप सब लोगों को दावत दिए थे, आओ। राइटिंग में दी थी आपने? राइटिंग में दिए थे, कोई मुकर नहीं सकता इस बात से। राइटिंग में दावतनामे दिए थे, आओ शामिल हो जाओ इसके अंदर। औरंगाबाद के सबको दिए थे, सबको दिए थे, संविधान को भी बचाना, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी सबको एक मुकर नहीं सकता, सबको दिए थे। और ये जितने खड़े हो गए ना, ये इनको भी सबको बुलाए थे, लेकिन टकराने के लिए और हक की लड़ाई के लिए अपने मर्दानगी का सबूत देना पड़ता, बुज़दिलों के मुजाहरे नहीं करना पड़ता। और जिन्होंने बुज़दिली के मुजाहरे करे वो साथ में नहीं आए, और जो शम्मे रिसालत के परवाने थे वो मंजिल मकसूद तक पहुँचे। सर एक बात ये भी बात गस कर रही है, पता नहीं कहाँ तक सही है कि ये जो इलेक्शन हुए नासिर सिद्दीकी साहब के, इम्तियाज साहब की, एमआईएम के अंदर ये कुछ नाराज बोल सकते हैं, आपस में दो धड़े रहते, कहना कि उसका खिमियाजा भी आपको भुगतना पड़ा, सही है? कोई एक धड़ा था ना दो धड़ा था, अव्वाम बिल्कुल एक ही सफ में खड़ी हुई थी, इत्तेहाद के साथ में पूरा ओढ़ डाला है, इत्तेहाद के साथ में ओढ़ डाले। मतलब कोई अंदर टूट फूट अगर होता तो वोट मिलते थे क्या, बताइए ना मेरे को। नहीं, इत्तेहाद के साथ वोट मिलते थे, कुछ नहीं। ये भरम से देखो, ये आपके जहनों को हमारे जहनों को भटकाने के लिए बातें की जाती जी कि भाई मैंने तो अब काम गलत कर लिया, अब लोगों को सबूत के साथ सामने आ गया जी, अब मैं तो मुंह छुपाने के लायक नहीं रहा, तो लगा दो इम्तियाज साहब अंसारी साहब पे इल्ज़ाम, लगा दो नासिर सिद्दीकी पे इल्ज़ाम। तो ये सब टैक्टिस है। जितने इल्ज़ाम जी जो लोग सुपारे लेके जी, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे जी, कभी यहाँ इतने करोड़ वहाँ उतने करोड़, अरबपति बना दिए इम्तियाज साहब को, तो मेरी नज़र में अरबपति बना दिए। जी अगर जी तुम सही सियासतदान है जी और हक़ हलाल का पौन सही कमाते जी, और अगर तुम्हारे पास में सबूत है तो फिर तुमको किसने सुपारी दी? सबूत सामने नहीं ला रहे तुम, और अगर सबूत तुम्हारे पास में नहीं है तो किसने हक दिया तुमको बेतू की बयान बाजा करने का, अनाप शनाप बकने का? है इसका सवाल तो लेना पड़ी। मैं जितनी बात करता हूँ सबूत जेब में रखता हूँ जब बात करता हूँ। देखिए अब एक बात सीधी सी बात है साहब, जब इम्तियाज साहब एक बड़ी शख्सियत, माजी खासदार है, माजी आमदार है, प्रदेश के अध्यक्ष है, नामचीन चेहरा है, ठीक है, अगर उनके किरदार पे अगर कोई हमले कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है, तो सामने भी वकील नोटिस देना चाहिए ना, फिर जैसे आप बोले लाओ सबूत। देखिए, कह रहा है मौज दरिया से समंदर का ये सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। अगर आप कम ज़र्फ़ी उतर गए तो क्या आप मेरे को गिनते कि मैं भी कम ज़र्फ़ी पर उतर जाऊँ? अगर आप निचले दर्जे तक उतर गए तो क्या तौक़ा आप मेरे से रखते? देखिए अंसारी साहब, इसी औरंगाबाद के अंदर सियासी जी कोहराम, सियासी हालात जी और सियासी अफरा तफरी और सियासी पसमानदगी हमने देखे हुए, जी हमने भुगते हुए। जी गैरों की सेजों पे जाके खड़े रहते थे, पुरसा नहीं था कोई,
हम लोग ये दिन के लिए तरसते थे कि अच्छे लोग सियासत में आए, काबिल लोग, खानदानी लोग, खास बात मैं कह रहा हूँ, खानदानी लोग, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, ज़र्फ वाले आए जी, आ गए सामने। तो अब कमज़र्फों को ये हजम नहीं हो रहा। बस इतना ही मसला है इस शहर का। ज़र्फ वाले लोग, खानदानी लोग जब सामने आ गए हैं ना, हसब नसब वाले, तो बुज़दिलों को, कमज़र्फों को ये यकीन नहीं हो रहा, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर अब पुरानी बात का आपने सियासती करे तो मुझे भी एक पुरानी बात याद आ गई, आपकी बात से बात याद आ गई कि भाई ये बात कहाँ तक सही है। ये खासदार साहब पहले आमदार थे, फिर खासदार बने 10 साल तक। लोग कहते हैं साहब, कुछ सियासी शौर वाले लोग महल जाती सतह पर कि भाई इम्तियाज़ साहब ने 10 साल का टाइम था, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के है, जो भी लोग हैं यहाँ के सीनियर थे, रशीद मामू साहब है, इनको अपना हम पाले में करना था। मैं फुल के पूछ रहा हूँ, इनको बड़ापन देना था, इनको अपना बना लेना था सियासी एतबार से, ये कर सकते थे, ये क्यों नहीं हुआ? देखिए, जिन लोगों के आपने नाम लिए, रशीद मामू साहब हो गए, जैसे सीनियर है साहब, ये होना दीजिए हो, तो ये लोगों ने कहीं हमारा विरोध भी इसलिए नहीं किया कि हम उनके तरीके से उनका पूरा लिहाज और उनका पूरा एहतराम भी करते। कहाँ विरोध में दिखे आपको? दिखे कहीं? विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए ना आप, इसलिए कि वो हमारे साथ में थे। अब आप मजबूर करें हमको बोलने को, हमारे साथ में थे। हर किसी की अपनी हिकमत अमली रहती। लेकिन जो बात मैंने आपको बताया जी, जो बात मैंने बोला, खुदा रात तमाम शहर के लोगों से मेरी गुजारिश है कि अच्छे लोगों का सियासत में आना बहुत ज़रूरी है, ज़र्फ वाले लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, काबिल लोगों का, दूरअंदेश लोगों का, जो वाक़ई में इनके सारी और बिल्कुल दयानतदारी रखते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, इनके मसाइल के ताल्लुक से, इनका सियासत में आना बहुत ज़रूरी है। इंसारी साहब, हमने वो दौर भी देखे हैं कि इंतहाई शरीफ इंसान, काबिल इंसान जी, इस शहर के अंदर 1995 में इलेक्शन लड़े, जी, वो बेचारों की जमानत जब्त हो गई थी। हसब नसब वाले थे, ख़ानदानी थे, लेकिन तो जब बोलबाला ही ऐसा था, सियासत का नुक्ते नज़र रहता, हम गैरों को जीता के बहुत बड़ा काम समझते थे और अपनों की दिल आज़ारी करते थे जी। उस दौर को अगर किसी ने बदला, उस सियासी फ़िक्र को, सोच को अगर किसी ने बदला, जी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बदला। और अब जब अच्छे लोग सामने आए, जब ख़ानदानी लोग सामने आए, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब हो गए, जैसे ना इम्तियाज़ जलील साहब हो गए, तो लोगों ने इनको 90 हज़ार, 92 हज़ार, 1 लाख वोटों तक, 4 लाख वोटों तक पहुँचाया। ये अच्छे दिन आए हमको, हमारी नज़र में। तो अब कुछ लोगों के तो पेट में दुखने वाला है। जो लोगों की दुकानें चलती थी वो बंद हो गई, तो ला लिया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लोगों को, दो गायला करो उनको बेइज्जत। शरीफ आदमी शराफत के लिए मरेगा क्या तुम्हारे बराबरी में आएगा? बताइए अपने। सवाल नहीं आ रहा, लेकिन भाई जैसा एक सियासी मसला, एक बड़ी शख्सियत है ना साहब। देखिए, जिस दिन शराफत का दामन छूटेगा, बड़े बेआबरू होकर रह जाएंगे, बड़े बेआबरू हो जाएंगे, वो दिन मत लाओ बस। सर एक सवाल, जैसा भी आपने बातों तो वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक चल रहा है, सवाल ये है कि जब साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है, सारी बात है, तो सवाल ये बहुत खुला खुरा हो साहब, वो सब छोड़ दीजिए, देखिए वो टेक्निकल बात है भाई, हर ज़मीन पे तो ना कब्जा नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना। साहब ने कोई एक साफ सुथरी ज़मीन कैरेक्टर लेके कोई गरीबों के नाम पे कुछ तो कर देना था। मेरे को आप बताइए कि वक्फ बोर्ड की ऐसी कौन सी ज़मीन है जो गैर मुतनाज़ा है, जिस पे केसेस नहीं चल रहे, या जिसके ऊपर गाज़िबाना कब्जे नहीं है? अगर होता तो क्यों नहीं करते थे? मेरे को ये बताइए आप। तो उसको भी अब सुनिए, तोता की बात ही नहीं है अभी। नहीं तो अब सुनिए मेरा जवाब। अगर कोई जगह वाकई में प्योर जगह पड़ी हुई है, वक्फ बोर्ड के अंडर में है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर उसका कब्जा है, तो बिल्कुल निवाद है, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, ऐसी जगह बिल्कुल दिलाते थे। अरे वक्फ बोर्ड के बागड़ बिल्लों ने तुम्हारे हमारे पैदा होने से पहले सब सत्यानाश करके रखे हुए इसका। ये तो जितना हो सकता अपन समेटते हुए लेके आ रही है। ये लड़ाई तुम और हम लड़ रही है। अब हम लड़ रहे तो मैं क्या बोल रहा, हमारा दामन मत देखो, वो उन्होंने क्या करे, इन्होंने क्या करे, उन्होंने यूं करे, इन्होंने क्यों करे, तूने क्या तीर मारा वो बोल। हमने वक्फ बोर्ड की जमीन बचाई आपके सामने बैठे हुए। लेकिन सवाल ये साहब, सवाल ये कि मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा क्या? क्यों नहीं पहुंचेगा? वक्फ बोर्ड का काम है ये। हम क्या वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर है कि वहां के सीईओ है हम? बोलिए ना आप मेरे को जी। और जो सवाल आपने मेरे से करे अभी कि भाई दे देना था मुसलमानों को, आप ये दिखाना चाह रहे कि मुसलमानों के लिए जमीन थी लेकिन इम्तियाज साहब ने नहीं दिलाए। अब आपकी जिम्मेदारी बनती, जाओ सीईओ से पूछो कि पूरे मराठवाड़े के अंदर ऐसी कौन सी जमीन आपकी है जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। देखो उनका जवाब क्या आता, देखिए ना जवाब क्या आता है। कई मुकदमे चढ़े, कई ये जितों की बातें करते हैं ना, ये इम्तियाज साहब ने लाके कोर्ट में खड़े करे हो पूरों को, ये जालना रोड के पूरे कोर्ट के कटहरे हम खड़े हुए हो। लोग बोलते हैं वहाँ मंडली हो गई, वहाँ ये होगा, 1000 ले लिए, 10,000 ले लिए। अरे तुमको अगर आप मस्जिद के पास में जाएंगे तो फकीर को 10 और 20 रुपये देंगे ना, इससे ज़्यादा देंगे क्या? नहीं, उतने देंगे ना। तो इनको भी इतने ही मिलता है 10-20 खाली भोंकने की, इतने के चाहिए। और दूसरों को लगे अरे इन्होंने करोड़ ले लिया, उन्होंने करोड़, अरे हमने करोड़ लिए नहीं लिए तो अलग बात है, तुमको भीख के तो 10-20 मिल गए ना, आप तो उसमें खुश है ना, कौम का नुकसान करके, आपको मुबारक। लेकिन सवाल ये साहब, आप कॉर्पोरेशन पे आ जाते हैं कि आजकल आप अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई,
अभी तो सरकार भी नहीं बनी, तो अभी से औरंगाबाद के हद तक के माहौल चल रहा है कि भाई इमाम का उससे ज्यादा बुरा हाल होने वाला, नांदेड़ पैटर्न बन जाएगा वो। अच्छा, कौन से अकल बनने का रहा है बात? और चरचड़ी साहब मुखालिफ कौन बोला मैं। कौन और मुखालिफ है? कार्यकर्ता बोली, जनता अकल बोली। अकल का अंधा, अकल का कच्चा जो अगर ये बात कर रहा, तो जब हमारा वोट शेयर बढ़ रहा, जी वोट शेयर बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? हाँ बड़ा ना, सीधी बात, पहले सीधे अभियान हुए। जब वोट शेयर बढ़ रहा तो सीटें कैसी घटेंगी? प्रैक्टिकल में बात करता मैं, ये बात तो मेरे समझ में आ गई साहब। अरे नो कॉलेज नो नॉलेज, अच्छा, उनकी बातें काय को करते आप का नहीं, मतलब? सब जरूरी है ना। लेकिन यहाँ से राजनीति पैदा होती है ना। लेकिन जिन्होंने कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाया, अब उनके इरादे चोर रास्तों से कारपोरेशन में घुसने के एक भी नहीं आएगा। आज मैं आपको जिम्मेदारी से बोला, अब है प्रभाग का इलेक्शन, जी अब नानी का दूध याद आ जाएगा। प्रभाग का ही प्रभाग के इलेक्शन प्रभाग पे होने जा Declare हो गया क्या? होने वाला है? डिक्लेयर बिल्कुल प्रभाग पे ही होने वाले, 3 या 4 का प्रभाग रहेगा। आओ सियासी सुरमाओं को बोलना मैदान में आ जाओ, सर अब जिन्होंने हमारी क़यादतों को नुकसान पहुंचाए। जी क्यों? तो आज हालात क्या है, मेरे को एक बात बताइए आप। जी आज संभल के जो हालात हैं, जी आज अजमेर दरगाह शरीफ के ऊपर जो हालात बनाए जा रहे जी। हैं, ऐसे हालात प्रदेश में देश में हर कस्बे में बनाए जा रहे हैं। कौन टकराना? ये बुज़दिला, ये अपने जेबा भर के अय्याशा करने वाले, कौम के नाम के ऊपर भीख अपनी जेब में रख के अय्याशा करने वाले अभी आएंगे कि टकराने को? कौन बोल रहा संभल के ऊपर? सुबह से शाम तक मेरे कायदे मोहतरम असद अवैसी साहब बोले, और भी लोगों ने बोले ना। कुछ नहीं बोले जी। सुनो मेरी बात, बोलने में भी दम लगता। आधार के साथ में किसने बोला बताइए आप मेरे को? समाजवादी पार्टी के लोगों ने बोला साहब, कुछ नहीं बोले। समाजवादी पार्टी के लोगों की तो बात ही मत करो। स्वर्गीय समाजवादी पार्टी है औरंगाबाद में। नहीं औरंगाबाद की हाँ, आपकी वो यूपी की फिर बात करो। भाई तो यूपी में वोट भी लेते, तुम्हारी जिम्मेदारी ये बात करना हो। दूसरी चीज, जी अजमेर शरीफ की दरगाह के ताल्लुक से जी किसने उठाया बात को? मेरे कायदे मोहतरम असद अवैसी साहब ने जी हर हिस्से पे, हर इशू पे एमआईएम बोले, हर इशू पे अवैसी साहब बोले, और तुम गैरों का माल जेब में रख के हमको काटने आ जाए। वाह 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 वाह, क्या सियासत चल रही। देखो साहब, मैं कमज़ोर हो सकता, ज़ाती मफाद परस हो सकता, खुद गर्ज हो सकता, मुर्तिद नहीं बनना, मुर्तिद नहीं बनना। सर सवाल ये है कि ठीक है, लोकसभा के अंदर विधानसभा में आपकी युति नहीं हुई, सारी बात हुई, लेकिन औरंगाबाद की बोलते ना भाई कि भैया अब तो भी कम से कम एक तीसरा रास्ता है कारपोरेशन में फ़िरका परस्त पार्टी को रोकने के लिए। क्या कोई हालात बदलेंगे इस? फ़िरका परस्तों को रोकने के लिए सिर्फ जद्दोजहद इस इलेक्शन में किसने की? तो सिर्फ एमआईएम ने। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हमने क्या ठेका लिया क्या? फिर नहीं कुछ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामने किसने पहल की थी? आप गवाह इस बात के। वो सही बात है, आपने भी सही बात है, तो क्या हाल हुआ आज उनका? दुर्गत हुई ना? नहीं, दुर्गत हुई ना, हो गई ना दुर्गत? बिल्कुल होगी, सोच भी सकती ना ऐसा हाल हो। और देखिए, हम ख्याल पार्टी अगर वाकई में कोई संजीदा है कि वाकई में अगर किसी को बीजेपी को फ़िरका परस्तों को रोकना है तो क्यों नहीं मिलेंगे हम? लेकिन नाम उनका लेते हैं, धंधे कौन से कर रहे? धंधे कौन से कर रहे? नहीं ऐसा हो सकता है क्या? मेरी एक बात बोलिए आप कि हम अगर यहाँ पर एमआईएम के नाम से लड़ रहे हैं जी तो लोग तंजीम के साथ खड़े हैं। जी जब वंचित बहुजन अघाड़ी जी जब उनके तंजीम के लोगों को जब टिकट दे रही, तो अब तो सवाल करना चाहिए ना अंसारी साहब, खुदारा अब तो हमारी बात को सुनिए कि वो समाज में वोट क्यों नहीं दिया, और नहीं दिया तो वोट कहाँ गया, किसको ताकत बख्शी आपने? कि जब प्रकाश अंबेडकर साहब से तो अब सवाल करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा उनको कि आपका वोट ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा मुस्लिम लीडर की तरफ? जवाब देना पड़ेगा ना। अब बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करते हमने इम्तियाज जलील को जिताया, हमने इम्तियाज जलील को जिताया। वो रब्बुल आलमीन ने जिताया, किसी ने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करना। जीत और हार के फैसले वो करता है, ये हमारा ईमान और यकीन है। और अगर आप में इतनी ताकत रहती किसी को जिताने को, तो आप खुद क्यों नहीं जीत रहे? तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पार्टी खत्म होते चल जा रही, जमानत जब्त हो जा रही है आपकी। सब नए हालात में काफ़ी लोग अब हलचल शुरू हो गई है, लोग सलाम आदाब भी जुड़ गए हैं। तो मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि भाई अपने कारपोरेशन पे तिरंगा लहराने के लिए मतलब महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, आ सकते क्या? चलिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए, क्यों आप छोड़ चाहते क्या? नहीं, पुराने तजुर्बों को लेके ही तो आगे बात की जाएंगी। नहीं चलो भाई, वो अभी का ये तजुर्बा ऐसा सुबह का भूला का शाम में लौटा है। नहीं जी, हम इतने बुद्धू थोड़ी है, नींद में से उनको जागना है। आप हमको क्यों बुद्धू बना रहे? नहीं बुद्धू का बना रहे, न सवाल कर फिर रहा। आप बोले सुबह का भूला शाम को आ रहा। अरे हम तो जाके जगह बैठे, हम तो बेदार बैठे, क्यों? तो नुकसान हमारा हो रहा। तब भाई हमारी तरफ आई है भाई, इस वक्त क़यादत की ज़रूरत हमको है। हाउस के अंदर हमारे लीडरों का पहुंचना ज़रूरी है, हमारी आवाज़ का पहुंचना ज़रूरी है। पहुंचा दिए इधर से बीजेपी को, पहुंचा दिए इधर से एकनाथ शिंदे को। पुरसाना है क्या तुम्हारा कोई असेंबली में बात करने वाला है कोई? नहीं भी औरंगाबाद की क्या बोलेंगे? मैं औरंगाबाद की ही बात कर रहा हूँ। मैं कारपोरेशन की बात कर रहा हूँ। कारपोरेशन के अंदर इंशाल्लाह देखिए, जो हम ख्याल पार्टियाँ रहेंगी, जो वाकई में संजीदा रहेंगी, जो वाकई में जातिवाद पार्टियों को रोकना पड़ेगा। और अब दलित समाज का तो अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, दलित समाज की तो सोच ही बदल गई। वो बिंदास बीजेपी के साथ जा रहा है। देखो अंबेडकर नगर के अंदर क्या हुआ, खुलेआम नोटों की बारिश कर रहे थे आप जनाब, वहाँ से पैसे ला के। जी
देखिए ये लोग सिर्फ आपके वोट लिए तक मीठी मीठी बातें करते। अरे भाई आप दलित है, अपन बौद्ध समाज को मानने वाले, भगवान बौद्ध को मानते हो अपन, और अगर तुमने कितने बड़ा कुछ कर लिया तो वो लोगों को मालूम है, वो तुमको नजदीकी नहीं करते हो, सिर्फ वोट लिए तक मीठी मीठी बातें करते। जैसे ही वोट उनका मतलब पूरा हो गया फिर आपको मुकद्दर और किस्मत के हवाले छोड़ देते। इस चीज को आज उस समाज को समझने की बहुत जरूरत है। देखा मैंने, बहुत जरूरत है, क्यों तो धड़ल्ले से देखा मैंने, बड़ा अफसोस हुआ मेरे को। ये लोग क्यों कर रहे हैं जी अब? कौन कौन से 5-5, 7-7 करोड़ की कोई स्कीम है जी जो एससी समाज को फैक्ट्रीज लगाने के लिए या कुछ इंडस्ट्रीज खोलने के लिए दी जाती है? ये लोग उनको बेवकूफ बना रहे हैं उसके अंदर। हम तुमको दिला के देंगे, हम तुमको दिला देंगे। जब तक तुम्हारा पूरा करस्पॉन्डेंस सही नहीं रहूंगा, एक एक कागज सही नहीं रहूंगा, आप देते क्या? और एक कागज में गलत लग जाएगा तो ये छोड़ देंगे आपको, ब्लैकमेल करेंगे आपको। बिल्कुल। तो सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और मेरे जाती मफाद के लिए इतना बड़ा समाज का नुकसान मत करो। सर एक हारजीत एक सवाल का और जहन में आ गया, जैसा आप कहा जा रहा है कि भाई ये खड़े हो गए थे, इतने साहब उसको हार गए, ठीक है, लेकिन साहब ये बात तो सच देखना पड़ेगी ना कि अतुल साहब को मुस्लिम बेल्ट से 7,000 कुछ वोट मिले, और कांग्रेस के प्रत्याशी को मैं समझता हूँ उनको भी 6 के 7 आसपास मुसलमानों का आंकड़ा निकल के आ रहा। 15,000 की ये वोट मुसलमानों के जब उधर जा रहे, कांग्रेस को जा रहे 5-6 और 7 उधर जा रहे, तो ये मुसलमान को बीजेपी को गए तो क्या है? सुनिए, बीजेपी का आंकड़ा उतना नहीं है। आप जो है ना, आप जो बूथ देख रहे हैं, सुनिए, अब ये मेरा बूथ हिंदी भवन शाहगंज में आता है, तो इसका मतलब शाहगंज के वोट नहीं है, वो शाहबाजार के वोट है। आप जरा सा बात को समझिए, टेक्निकल है इसके अंदर जी, लोगों का मात खा रहे। और दूसरी चीज, कांग्रेस को इतना नहीं गया जी, और न ही वंचित बहुजन आघाड़ी को गया जी, इधर से वोट नहीं गया इतना मुस्लिम वोट, और न ही अतुल साहब को आप जितना बता रहे हो उतना गया जी, उतना नहीं गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अब समझो मेरी एक यादी है 60 नंबर की जी, यहाँ से 15 वोट उनको गए हुए हैं जी, तो मेरे को मालूम है 15 वोट को नहीं। आप तो कहेंगे अरे यहाँ तो पूरे मुसलमान जी, यहाँ से कैसे वोट चले गए, लेकिन हमको मालूम है शिफ्टेड वोट है, वो बराबर वोट आके करते हो। तो ऐसी बहुत टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद, हाँ सिर्फ ये जो अपक्ष उम्मीदवार खड़े थे जी, और ये जो समाजवादी ने गैर जरूरी तरीके से यूपी के सारे कानूनों को तोड़ के लाके यहाँ पर सुपारी लेके जो कैंडिडेट खड़े करे थे, जी, ये सिर्फ इन्होंने नुकसान पहुंचाने का काम किया। साहब अभी आपने कहा कि भाई इम्तियाज साहब को ऐसा हुआ, लेकिन सवाल ये है जो आपने कहा पैसे बटे, लेकिन साहब 20 से 22,000 के आसपास हिंदू वोट इम्तियाज साहब को मिला, मतलब उसमें हिंदू वोट बोलो जाहिर बड़ी अक्सर दलित भाई को होंगे ना, उसको क्या बोली करा? मैं आपको क्या सवाल किया, आपका जवाब क्या दिया मैंने कि महेंद्र सोनोने जैसा दलित चळवळी में काम करने वाला आदमी जी, जालिंदर शेंडगे जी, ये दलित चळवळी में काम करने वाला आदमी, जी, ऐसे बहुत से चेतन कामड़े हैं, हमारे मिलिंद दावाड़े हैं, ये सब दलित चळवळी में काम करते भाई। जी, इनका और बीजेपी का कभी मेल नहीं खाता। जी, ऐसे लोग आज उनका काम क्यों कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। आज क्यों उनको ताकत बखस रहे, जबकि वो अपने संविधान के खिलाफ है, जबकि वो अपने जायज मुतालबात के खिलाफ है, वो आरक्षण के खिलाफ है, हर चीज के खिलाफ है ना। जी, जी, ज्यादा नुकसान तो आप ही का करने वाले हो। जी, जी, और हमको अगर करेंगे हम तो निपट ही रहे हैं। तो हमारा बोलना यही है कि भाई आपको वो लालूचे दी जा रहे। मेरे को एक बात बताइए, वो जो भी स्कीम है जी, जिससे दलित समाज को इंडस्ट्रीज के लिए 7 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ दिए जाते, जी, जी, ये सिर्फ उसका लालूच दे के लीडरों को लुभाया गया जी, और उनको जो है तो उनसे काम किया गया। मैं तो कुछ लोगों का मेरे को मालूम है, जो मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं, जी, कुछ लोगों की फाइलें जी, गलत कागज पत्र लगा के तैयार की गई, हम तुमको फायदा दिला रहा बोल के, यानी कि जो जो चीज़ें एलिजिबिलिटी को लगती है जी, वो चीज़ें उसमें मौजूद नहीं है। और अगर ऐसी चीज़ें आप पास करा के देंगे, ये शासन का पैसा है, इनके जेब में का पैसा नहीं है, जी, तो ये आपको डबल ब्लैकमेल करेंगे। खुदा रहा इनके झांसे में फंसो मत और गलत कागज एक मत लगाओ, ये हमारा बोलना है। अगर वाकई में आपको मिल रहा है, बिल्कुल कानून तरीके से आपको मिल रहा है, ये आपका हक है, आपका अधिकार है, कोई किस पे उपकार नहीं कर रहा। बिल्कुल दलित समाज ने आगे बढ़ना चाहिए, उद्योगपति भी बनना चाहिए, लेकिन गलत रास्ते इस्तेमाल मत करो इसकी। और वो क्या कर रहे हैं, इनको लुभा रहे हैं और समाज की वोट ले ले रहे हैं और बाद में मुकद्दर के हवाले छोड़ दे रहे हैं। ये वजह है सबसे बड़ी। सर एक आखिरी सवाल लेता हूँ, काफ़ी वीडियो बड़ा हो रहा है। देखिए 25-26 नगर सेवक थे एमआईएम के, जैसा आपने कहा कि हमारा वोट शेयरिंग बढ़ रहा है, तो क्या माना जाए कि 26 से 30 नगर सेवक हो जाएगी? इंशाल्लाह मेरा जो सोच है, मेरी जो समझ है, भी जो वोटों का रेशो निकल रहा है जी, तो 40 के ऊपर इंशाल्लाह जाएंगे। और हम ख्याल पार्टी अगर आगे इसके अंदर जो मुकामी तौर पर अपना दबदबा रखती है तो इंशाल्लाह फिर सबके साथ मिलकर महापौरी बनेंगे। साहब एक ये अफवाह बोलिए, मजाक बोलिए, जो भी कहिए, अब अभी से शर्तें लग रही है कि भाई 5 नगर से के ऊपर नहीं आएंगे, 8 के ऊपर नहीं आएंगे, 10 के ऊपर नहीं आएंगे, तो फिर ये बात तो कैसे दिखती है? जो ये बात कर रहा है उसको बोलना, भैया पहले फॉर्म भरे, इलेक्शन लड़के बता और जीत के बता भाई। सही है ना, एक इलेक्शन लड़ और पहले जीत के बता। मंतखा बिल वो खलील में फाख्ता उड़ाते थे, ये बातों में गोदाम है क्या? जी, जो लोग जमीन पे काम करते, एमआईएम पार्टी ने जी, ओल्ड सिटी के अंदर पूरा ईमानदारी से काम करी। पूरे ड्रेनेज लाइन के सिस्टम को हमने बदले, रोड के सिस्टम को बदले, लाइट के सिस्टम को बदले, साफ सफाई के सिस्टम को बदले, हर सिस्टम को बदले। और
अभी जब MIM पार्टी के पूरे कॉर्पोरेटर्स जो चुन के आएंगे जी तो टैक्स की लड़ाई हम लड़ने वाले, प्रॉपर्टी टैक्स को आप कम से कम करो ताकि लोग आसानी से भरे। जी और दूसरा वाटर टैक्स आप सिर्फ 1100 या 1200 100 रुपये महीना रखो ताकि लोग आसानी से आके भरे। हम ना पानी का कारोबार होने देंगे ना ज़्यादा टैक्स लेने देंगे इंशाल्लाह। इस मौजू को लेकर हम उतरने वाले। आखिरी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात को देखते हुए आवाम से कोई अपील को मशवरा रहा है? अवाम से हमारी गुजारिश ये है कि देखिए जितने भी उम्मीदवारों को सामने तो बहुत आएंगे आपके, अभी तो हाँ अभी देखो कैसी बहार आती, कैसे बड़े बड़े बुलंदबान दावे कर रहे थे, लेकिन ये प्रभाग का इलेक्शन है और लोकल लेवल के ऊपर अगर हमको डेवलपमेंट करना है जी और अगर लोकल लेवल के ऊपर हम वाकई में डेवलपमेंट चाहते हैं जी तो आपको पूरे ऐसे नुमाइंदों को चुन के देना पड़ेगा जिनको कॉर्पोरेशन के ज़ाब्ते की पूरी मालूमात है, BPMC एक्ट की जिनको मालूमात है और जिसको मराठी आती हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बातें बहुत अच्छी कर रहा लेकिन मराठी से अगर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है तो मैं बिल्कुल वहाँ का ज़ीरो है, ज़ीरो। क्यों? तो आपने जैसे ही कॉर्पोरेशन के अंदर कदम रखा जी तो तमाम करस्पॉन्डेंस आपका मराठी में शुरू हो जाता है, तमाम एप्लीकेशन, तमाम एजेंडे, तमाम करारदादे सब मराठी में शुरू हो जाती, तमाम डिबेट मराठी में शुरू हो जाती। जी तो आपके कॉर्पोरेटर का मराठी आना बहुत ज़रूरी है। उसको पढ़ना भी आना चाहिए, उसको लिखना भी आना चाहिए। अरे भाई आपने क्या प्रस्ताव रखे, कब नंबर पे आ रहा, आपका नंबर पुकारा जा रहा मराठी में, मेरे को मालूम ही नहीं, मैं इधर उधर देखते बैठा। जी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बातें करने को आएंगे। अभी ये जितने जी अभी जिन्होंने धंधे करे MLA के इलेक्शन में, ये रूप बदल के कारपोरेटर तो बोलेंगे अब तो हमारा हक है, अब तो हम ही बनते। लेकिन और खड़े हो जाएंगे। नो कॉलेज नो नॉलेज वालों को घर को भेजाओ, जी बिल्कुल घर को भेजाओ। जिसको मराठी नहीं आती है बाजू डालो, आरिफ हुसैनी बहुत अच्छी बातें कर रहा, लेकिन अगर मराठी नहीं आती है, मराठी से मेरा वास्ता नहीं है, कारपोरेशन के ज़ाब्ते मेरे को मालूम नहीं, बाजू नेक्स्ट कोई रहो जो आपकी क़यादत अच्छे से कर तो सकता। आपके पास है सब इतने कॉर्पोरेटर काबिल? इंशाल्लाह देखो इम्तियाज साहब ने इससे पहले 2 बार उनके इंटरव्यू में बोल चुके हैं, मराठी और लिखना पढ़ना सब आता है। इम्तियाज साहब ने बोल चुके हैं कि मैं इस बार ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दूंगा। जो मैं बात आपको मैं उनकी अल्फाज दोहरा रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, काबिल लोगों को, ज़र्फ वाले लोगों को। पढ़े लिखे से ज़्यादा ज़र्फ का होना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। साहब इलेक्शन से एक बात याद आया कि हमारे पास जब भी इलेक्शन चुनाव लगते थे, आपने हम से गवाह है कि फिर एक बार वो नहीं का एक शीशी में बुंट वो रहता जिन, वो लिक्विड ढक्कन खुल जाता। संभाजी नगर औरंगाबाद, सवाल ये MIM आपके इलेक्शन औरंगाबाद के नाम पे लड़ेंगे, संभाजी नगर के नाम पे? कैसा? सरकारी नाम पे हमको औरंगाबाद को औरंगाबाद बोलने से कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। सरकारी काम मेरी बात सुनिए जी, आप मेरी बात, आप सवाल कर लेते जवाब ले लो। हम औरंगाबाद को औरंगाबाद ही बोलेंगे, हम इसको औरंगाबाद ही मानते हैं, हम औरंगाबाद ही जानते हैं और औरंगाबाद का इस्तेमाल करेंगे। और सरकारी कागज पे जो आया सरकारी कागज आएंगे तो सरकार जाने, हम तो हमारा काम करेंगे। आपने कैसा बगैर सरकार के होते हो संभाजी नगर इतने साल चलाए थे ना गैर कानूनी तरीके से? हमारा तो हक है, हमारा हक छीन के आप बोले कि आप मत बोलो, ऐसा हो सकता क्या? ऐसा नहीं होने वाला।